नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखना सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कई सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसमें हमने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्टवादी इतने को देखा था फ्रेंड्स। बट आज जो हम देखने जा रहे हैं वो उसुबेल का सीखना सिद्धांत है, डेट मीन्स उसुबेल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। यह जो टॉपिक है सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे आसान टॉपिक है, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, यह जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? बेस्ड। यह सिद्धांत संज्ञान द्वारा सीखने पर आधारित। अब संज्ञान क्या होता है तो देखिए, संज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस ज्ञान। अब ये सम क्या है? सम उपसर्ग है। अब उपसर्ग कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रा, औप, सम, अनु, औब, नीस, नीर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, औपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये थोड़ा सा सुनने में आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बट अभी बहुत सारे क्लासेस हैं तो फिर वहां पर मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूंगा। तो सम ये उपसर्ग है और ज्ञान जो नॉलेज को कहते हैं, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है संज्ञान द्वारा सीखने पर आधारित है। इन्होंने जो बताया है कि व्यक्ति कैसे सीखता है तो संज्ञान द्वारा सीखता है। संज्ञान का व्याख्या आपने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिपादन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आसुबेल, इनका नाम था डेविड आसुबेल या उसुबेल भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड उसुबेल ने किया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस। इस सिद्धांत का क्या उद्देश्य था? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति सीखता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, बस उसी की व्याख्या करता है, उसी को एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखिए, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स हिंदी मीनिंग क्या? संज्ञानात्मक संरचना। अब संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है तो देखिए, ये थोड़ा समझने की चीज है, बहुत अच्छी पॉइंट भी है। संज्ञानात्मक संरचना मतलब अभी तक कोई बच्चा, मान लीजिए या मैंने आज तक अभी तक जो भी कुछ सीखा, मतलब मेरा जो पूर्व ज्ञान है वो मेरा संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मसातकरण। ये पेडागोगी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको ऐसे भी याद रखना चाहिए। तो एसिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण। अब आत्मसातकरण क्या होता है? जब हम लोग जीन पियाजे का क्लास पढ़ेंगे तो वहां भी इसको देखेंगे, और इससे पहले भी मैंने कई सारे क्लासेस में इसका एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है आत्मसातकरण। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब किसी भी विद्यार्थी या किसी भी स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान, ठीक है, और अभी अभी जो ज्ञान है, वर्तमान ज्ञान। इस दोनों को जो ऐड करता है सार्थक रूप से, वही जो है सो एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। अभी आप नहीं समझे होइएगा, थोड़ा सा फिर से देखते हैं। देखिए, कोई बालक है, क्लास 10th में पढ़ रहा है, ओके। क्लास 10th में जो पढ़ाई कर रहा है तो उसने 9th क्लास तक जो चीजें पढ़ी है वो उसका पूर्व ज्ञान है। दैट मीन्स क्या हो गया? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ओके। अब क्या करेगा? क्लास 10th में जो पढ़ेगा तो वो जो पुरानी चीजें कुछ सीखा हुआ उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो क्लास 10th का, उस लड़के का नाम है रमेश, ठीक है। रमेश क्या करता है कि 0 to 9 तक जो पढ़ाई किया था उसमें क्लास 0 में वो ABCD पढ़ा था, ठीक है। और अभी क्लास 10th में क्या कर रहा है? A+B का होल स्क्वायर को सीख रहा है। मतलब पूर्व ज्ञान को अब जो है सो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है क्लास 10th में, ठीक है। 9th में 0 क्लास में उसने पढ़ा था कि ABCDEFGH क्या होता है, ठीक है। और आज जो क्लास 10th है उसमें A+B का होल स्क्वायर सीख रहा है। मतलब पूर्व ज्ञान को जो है सो नए ज्ञान में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था कि पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान में या नए ज्ञान में, इसको नए ज्ञान भी कह सकते हैं। पूर्व ज्ञान को जब वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाता है, मतलब उसको पॉजिटिव रूप से, ठीक है, जब पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान में जोड़ा जाता है तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। डेट मीन्स एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, इस सिद्धांत को उसुबेल ने 4 प्रकार में बांटा है, जिसके माध्यम से बताया है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं। पहला कंडीशन, रटकर सीखना। रटकर सीखना क्या होता है? किसी भी चीज को हूबहू रट लेना। मतलब किसी भी चीज को मैं, मतलब ना उस पर मंथन करूंगा ना कुछ, मतलब सीधे उसको रट लूंगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम एग्जांपल पर ही देखेंगे। अर्थपूर्ण समझना। देखिए, अर्थपूर्ण सीखना का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को अर्थ की दृष्टि से अर्थपूर्ण,
उसके अर्थ को समझते हुए सीखना। अब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक श्लोक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो मान लीजिए कि वो श्लोक को तो मैंने कहीं पढ़ा था तो वो रट लिया, तो वो रट कर सीखना हुआ, ठीक है। अब उसका अर्थपूर्ण, अब उसको कैसे देखिए, जैसे कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु मंगल है। मंगलम गरुड़ध्वजा, गरुड़ वाहन वाले भी मंगल है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, कमल के समान नेत्र वाले भी मंगल हैं, और हरि तो मंगल का भंडार ही है। तो ये जो अर्थ निकाल के हमने पढ़ा वो है अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा संस्कृत वाले में तो आप हिंदी में चलिए। एक क्लास 7 में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता थी, कवि रामावतार त्यागी के द्वारा लिखा गया था कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मतलब यह जो मैंने चीजें पढ़ी थी, रटी थी, तो वो जो रटा हुआ था वो रटकर सीखना के अकॉर्डिंग आया, ठीक। अब इसका जो अर्थ निकालेंगे कि मन समर्पित, ये एक धरती माता पर जो एक कविता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कविता है। अब उस पर रामावतार त्यागी ने कहा, मतलब उस कविता में वो कहते हैं कि मन समर्पित, अपनी धरती को कहते हैं कि मेरा मन, आपका इतना कर्ज है मुझ पर कि मेरा मन तन धन सब आप पर समर्पित होने के बाद भी मैं कर्ज युक्त हूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ, मतलब तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा ऋणी हूँ, ठीक है। तो वो अर्थ के दृष्टि से जब मैंने समझा तो उसको कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। अभी तक आपने 2 चीजें देखी। थर्ड कंडीशन में आते हैं, अभिग्रहण सीखना। देखिए ये दोनों चीजों का इस्तेमाल यहाँ होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक टीचर है और एक बच्चे को क्या करते हैं कि होमवर्क देते हैं या कुछ पढ़ाते हैं बोलने के माध्यम से या लिख करके, ओके। अब क्या करता है बच्चा, उसको आत्मसात कर लेता है। आत्मसात करना, अपने पढ़ाना, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान ज्ञान में उसका प्रयोग करना, ठीक है। पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान में प्रयोग करना पॉजिटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसमें अभिग्रहण सीखना में क्या हुआ कि जब टीचर बच्चों को लिख करके या बोल करके कुछ मैटर दिए तो बच्चा क्या करता है, उसको आत्मसात कर लेता है, ओके। जब आत्मसात कर लेता है तो ये अभिग्रहण सीखना कहलाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चा रट करके सीखा है, ठीक है। कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन आएगा, एक रट कर और दूसरा समझ कर। अगर टीचर किसी बच्चे को कुछ बोल करके या लिख करके कुछ मैटर देते तो बच्चा उसको आत्मसात कर लेता है, तो टीचर क्या समझ लेते हैं कि वो रट कर ही सीखा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभिग्रहण में रट कर भी होता है और समझ कर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, अन्वेषण सीखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए रिसर्च, शोध, अन्वेषण, ये सब समानार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो अन्वेषण सीखना मतलब जब कोई बच्चा किसी भी मतलब चीज में, कोई उसको होमवर्क मिला, उसमें अपने ब्रेन का मतलब न्यू कुछ नया करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है डैश में आजाद हुआ। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे के सामने रखा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या लिखता है, अपने पहले कॉमन ब्रेन का इस्तेमाल करता है, याद करता है, उसके बाद फिर उस पर सोचता है, थिंकिंग करता है, कुछ विचार करता है, कुछ नया करता है। उसको आंसर क्या निकलता है, 1947, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये अन्वेषण सीखना के मतलब जब बच्चे कुछ नया करते हुए सीखते हैं वो अन्वेषण सीखना का एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो देखा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही ईजी टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ये टॉपिक आपके लिए 2 से 3 मार्क्स स्वर्णाक्षरों में लेके आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूं कि अपनी जो कभी भी एग्जाम को जब मैं क्रैक करता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे सबसे पहले कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूटी तो लगातार आप पढ़िए, 1-2 दिन पढ़ने से काम नहीं होने वाला, लगातार पढ़िए। मतलब अपनी वैल्यू को सोने जैसी बनाइए ताकि नाली के मतलब नाली में भी अगर गिर जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। एक बार की बात मैं आपको बता दूं मैं कुमार विश्वास जो बहुत फेमस कवि हैं अपने हिंदुस्तान में, तो उनकी कविताएं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया भी था कि खुद को ऐसा बनाइए कि कभी किसी से मिलो तो खुद से नज़र मिला सको। ये गालिब का शहर है दिल्ली, कभी किसी से मिलने पर शेर सुनना पड़े शायर का, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो फ्रेंड्स आपको मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम को एक पॉजिटिव व्यू से टारगेट कीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। दुनिया की बातों को नहीं सुनना है, आप सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में खुद को लेते जाइए, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाइए, इजी वे में आराम से आप एग्जाम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।